हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम शर्मा और आज हम कर रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र कक्षा 12वां पाठ 1 कुछ बुनियादी अवधारणाएं भाग 1। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्लास 12 के लिए। लेसन 1 है सम बेसिक कंसेप्ट्स है पार्ट 1। तो इसमें बच्चों आपकी नया सेशन शुरू हो गया है और मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी शुरू हो गई होगी। तो उसी को लेके मैंने ये पहला लेसन शुरू किया है। इसका इंग्लिश वर्जन कर लिया था मैंने और अब हम हिंदी में आ रहे हैं। तो कुछ बुनियादी अवधारणाएं हैं, तो उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का क्या मतलब है? तो मैक्रो जो है इसका अर्थ है वेरी लार्ज, बहुत बड़ा। तो ये अर्थशास्त्र की वह शाखा है समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है। अब ये थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, इसको थोड़ा सा समझाते हैं कि ये जो शाखा है वो ये देखती है कि पूरी अर्थव्यवस्था में एक समस्या पर पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं महंगाई या इन्फ्लेशन को लेते हैं। तो हम सारे पूरे देश में पूरी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं और सभी वस्तुओं को लेके कर रहे हैं। किसी एक वस्तु के लिए नहीं कह रहे कि ये महंगी हो गई है ये सस्ती हो गई, ऐसा नहीं है। इन जनरल बात कर रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ी है। हो सकता है कि कुछ चीजें सस्ती हो कुछ महंगी हुई, लेकिन इन जनरल सब महंगी हो गई है। इसी तरह से देश के विकास का स्तर है, पूरे देश की बात हो रही है। तो इसी तरह से हम सभी वस्तुओं की कुल मांग, तो कितनी सारी वस्तुओं का उत्पादन होता है, अंतहीन वस्तुएं, और उन सब का हम कुल मांग लेते हैं पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर या पूरे देश के स्तर पर ले रहे हैं। इसी तरह से कुल पूर्ति है कि पूरी अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं की कितनी पूर्ति हो रही है। तो इस तरह से जब हम पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर समस्याओं को समझते हैं या समस्याओं का अध्ययन करते हैं, तब हम उसको कहते हैं मैक्रो। और माइक्रो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, या पिछले साल कर चुके हैं। ये माइक्रो मतलब बहुत छोटा। तो हम अर्थव्यवस्था के में जैसे एक व्यक्ति की आय कितनी है, वो अपने आय का किस प्रकार उपयोग करेगा कि उसको अधिकतम संतुष्टि हो, ठीक है। या फर्म है, क्या एक फर्म है वो कैसे अधिकतम लाभ करेगी। तो देखिए पूरी अर्थव्यवस्था में करोड़ों लोग हैं, उसमें एक व्यक्ति एक बहुत छोटी यूनिट है। इसी तरह से एक फर्म इतने बड़े देश में जहाँ पर लाखों करोड़ों फर्में काम कर रही हैं, वहां पर एक फर्म की अगर हम बात करें तो ये बहुत छोटी यूनिट है। तो इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो समस्याओं का अध्ययन करता है वो छोटे स्तर पर करता है। आपको बच्चों एग्जाम में इसी तरह से आ जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की परिभाषा दो, तो थोड़ा सा परिभाषा देख लेना। समझा आपको दिया है और आपसे कई बार दो उदाहरण मांग लेते हैं, तो आप महंगाई कह सकते हैं, मुद्रास्फीति इसको बोलते हैं, या पूरे देश में रोजगार के स्तर है उसको ले सकते हैं, कुल मांग कुल पूर्ति, कुछ भी उदाहरण दे सकते हैं। और इसी तरह से माइक्रो में एक वस्तु की कीमत ले सकते हैं या एक व्यक्ति की मांग ले सकते हैं। इस तरह से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझाते हैं। अब हम कुछ और है अवधारणाएं, उनके बारे में बात करेंगे। अंतिम उत्पाद या फाइनल गुड्स। अब इसमें दो आते हैं, एक मध्यवर्ती उत्पाद या इंटरमीडिएट गुड्स आते हैं, या फाइनल गुड्स आते हैं। और जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो केवल फाइनल गुड्स को ही लेते हैं। तो ये देखिए, उत्पादन का मूल्यवर्धन की सीमा रेखा को पार कर गया, ये एक परिभाषा के तौर पे या एक इसका फीचर है। दूसरा, राष्ट्रीय आय के लेखांकन में केवल अंतिम माल ही शामिल है, यानी अंतिम वस्तुओं का मूल्य को ही शामिल करते हैं। अब सबसे पहले हमको ये समझना है, उत्पादन या मूल्यवर्धन की सीमा रेखा को पार कर गया, इसका क्या मतलब है। अब देखिए कि फॉर एग्जाम्पल आपकी टेबल पे ब्रेड पड़ी है, ये अंतिम वस्तु है। अब इसको सिर्फ उपभोग करना है, तो इसलिए ये अंतिम वस्तु है। अब इसको हम इस पूरे वाक्य को समझने के लिए मान लीजिए कि पहले किसी किसान ने गेहूं उगाया। अब गेहूं उगाया है तो उसके लिए तो चाहे अंतिम वस्तु हो, लेकिन
वो क्या है कि मैदा बनाने वाली या आटा बनाने वाली कंपनी को बेच देता है। तो मान लो 400 में बेचा मैदा बनाने वाली कंपनी को, उसने 700 में आगे बेच दिया बेकरी को, तो मूल्य वृद्धि हो गई। कितनी हुई? 400 से 700, यानी 300 रुपए की मूल्य वृद्धि हो गई। अब बेकरी से आगे वो ब्रेड बनी और दुकान पे चली गई बिकने को, तो उसने लिया 900 रुपए। तो अब कितनी मूल्य वृद्धि हो गई? 200 रुपए। और दुकान वाले ने आपको 100 रुपए में मान लो बेची, तो 1000 रुपए में बिकी अगर, तो उसकी मूल्य वृद्धि हो गई आपकी 100 रुपए। तो इस तरह से अब इसके बाद जो ब्रेड है वो अंतिम उपभोग के लिए तैयार है। तो सारे ये मूल्य वर्धन की सीमा रेखा को पार कर गई, यानी कि मूल्य वृद्धि जो हो रही थी आटे से पहले, सॉरी, गेहूं से पहले मैदे में परिवर्तित हुई, फिर बेकरी में गई, तो हर बार मूल्य वर्धन हो रहा था, 400 से 700, फिर 900, फिर 1000। लेकिन एक बार ब्रेड आपकी टेबल पे आ गई, यानी उपभोक्ता को बिक गई, फिर उसके बाद उसमें कोई मूल्य वृद्धि नहीं होनी, आपने उपभोग करना है। तो इसलिए ये हो गया अंतिम उत्पाद। अब आप और एक चीज देखेंगे कि जो अंतिम उत्पाद है हर व्यक्ति के लिए, किसी के लिए वो मध्यवर्ती हो सकता है, किसी के लिए वो अंतिम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसान ने गेहूं उगाया है तो उसके लिए तो अंतिम ही है, लेकिन जो मैदा बनाने वाली कंपनी है उसके लिए जो गेहूं था मध्यवर्ती हो गया, क्योंकि उसने उससे मूल्य वृद्धि की। 400 का था, अब 700 में बेचा, 300 की मूल्य वृद्धि की। तो ये जो है ये अंतिम वस्तु अब मैदा बनाने वाले के लिए होगा। मैदा बनाने वाले ने आगे बेच दी तो उसके लिए अंतिम। तो इस तरह से एक ही वस्तु अलग अलग लोगों के लिए अंतिम वस्तु हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल चीनी है, अगर आप चीनी अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए चाय कॉफी बनाते हैं पीते हैं, तो वो अंतिम वस्तु है। लेकिन अगर वही चीनी हलवाई की दुकान पे चली जाए और जलेबी बनाए वो, तो वो मध्यवर्ती हो जाएगी, क्योंकि उसके मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। या वो मान लीजिए 100 रुपए की चीनी अगर उसके गई थी और उससे उसने जलेबी 200 में बेची, तो मूल्य वृद्धि 100 रुपए होगी। तो इस तरह से मूल्य वृद्धि जहां पर होती है वैसे वैसे वो अंतिम वस्तु होती जाती है। अब मध्यवर्ती क्या है? जो सीमा रेखा मान को पार नहीं किया, यानी कि वो अंतिम वस्तु के रूप में नहीं है, अभी वो उत्पादन की प्रक्रिया में चल रहा है, उसे अभी भी जोड़ा जाना बाकी है। फिर से देखिए मध्यवर्ती वस्तु क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर गेहूं उगाया उसने, किसान ने, और वो अगर मैदा बनाने वाली कंपनी में चला गया, तो वो मैदा बनाने वाले के लिए मध्यवर्ती वस्तु हो गया। एक तरह से आप इसको कहेंगे कि कच्चा माल है। ठीक है, कच्चा माल है, तो इसलिए जो कच्चा माल है वो मध्यवर्ती वस्तु है। तो हमने देखा, ये देखिए, वे एक फर्म को दूसरे फर्म से कच्चे माल या पुनः विक्रय के लिए माल के रूप में खरीदे जाते हैं। तो जैसे किसान ने मैदा बनाने वाली कंपनी को कच्चे माल के रूप में दिया, है ना, उसको बेचा, या पुनः विक्रय के लिए। ये क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई, मान लीजिए होलसेलर है, वो शर्ट्स रिटेलर को बेचता है। मान लीजिए 600 की शर्ट थी, उसे 700 की रिटेलर को बेच दी, तो 100 रुपए मूल्य वृद्धि हो गई। अब 700 की उसने, जो रिटेलर था या दुकानदार था, उसने 900 की उपभोक्ताओं को बेच दी, तो वो उसकी मूल्य वृद्धि हो गई 200 रुपया, तो वो बन गई अंतिम वस्तु। तो दो चीजें हो जाएंगी, एक, पहला मध्यवर्ती में आ जाएगा एक फर्म से दूसरे फर्म से कच्चे माल के रूप में। कच्चा माल है, इसका मतलब मध्यवर्ती वस्तु क्या है? कच्चा माल है या रॉ मटेरियल है, या वो रीसेल, पुनः विक्रय मतलब रीसेल के लिए खरीदे जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि उसने शर्ट होलसेलर से खरीदी और अब उसने बेचने के लिए, लोगों को बेचने के लिए उसने रखी। मूल्य जो अभी जोड़ा जाना है, जैसे कच्चा माल और पुनः विक्रय, तो आपको ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं। मध्यवर्ती माल क्या होगा? या तो कच्चा माल है या पुनः विक्रय के लिए माल बेचा जाना है। अगर मान लीजिए कोई शोरूम है मोटरसाइकिल का, और वो
डीलर को बेचता है, मोटरसाइकिल बेचता है, तो फिर वो ये जो यहाँ से रीसेल के लिए इधर गई, ये जो है मध्यवर्ती वस्तु होगी। अब हम कर रहे हैं उपभोक्ता वस्तुएं, कंज्यूमर गुड्स। इसमें 3 तरह के आते हैं। टिकाऊ यानी ड्यूरेबल, जो लंबे समय तक इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, एसी है। ये लंबे समय तक काम में आते हैं, 8-10 साल तक ये काम में आते हैं। फिर अर्ध टिकाऊ सेमी ड्यूरेबल, जो 1 साल या उससे ज्यादा तक काम में आते हैं। जैसे आप देखिए, कपड़े हैं, इलेक्ट्रिसिटी का सामान है, बिस्किट पे एक्सपायरी लिखी होती है, चिप्स पे लिखी होती है 1 साल 1.5 साल जो भी, तो वो अर्ध टिकाऊ कहलाते हैं। और गैर टिकाऊ जो है नॉन ड्यूरेबल, जो इमीडिएट यूज होगा, जैसे दूध है, आपका आएगा तो इस्तेमाल करेंगे। सब्जी फल है जो इमीडिएट यूज हो जाते हैं। तो 3 तरह से हमने लिए, ड्यूरेबल है, टिकाऊ है जो लंबे समय तक हम इस्तेमाल करते हैं, अर्ध टिकाऊ है जो हम 1 साल से ऊपर तक की उनकी एक्सपायरी होती है, वहां तक काम करेगा, और एक इमीडिएट कंजम्पशन के लिए आपने खरीदा और उसको उपयोग में लाया। पूंजीगत वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं? कैपिटल गुड्स कहते हैं। ये जो ये प्लांट और मशीनरी होती है ना। जैसे कि ये उत्पादन के लिए प्रयोग में लाई जाती है। प्लांट मतलब होता है जैसे इमारतें हैं, और मशीनें जो उत्पादक इस्तेमाल करते हैं। तो और इनका मूल्य बहुत ऊंचा होता है, मशीनों का मूल्य बहुत ऊंचा होता है। तो अचल परिसंपत्तियां हैं, तो ये स्थिर कारक है, उत्पादन के स्थिर कारक है जो उत्पादन की प्रक्रिया में काम लाते हैं। जैसे आपने टेक्सटाइल मिल खरीदी, लगाई है, उसमें मशीनें लगाई हैं, तो वो टेक्सटाइल या कपड़ा उद्योग के लिए जो मशीनें लगाई गई हैं वो पूंजीगत वस्तुएं होंगी, क्योंकि वो कई साल तक इस्तेमाल में लाई जाती हैं। अब हम कर रहे हैं उपभोग के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, यानी उपभोग के घटक और निवेश। उपभोग व्यय के घटक, तो कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन, अब ये क्या है हम देख रहे हैं। तो ये है व्यय है, एक तो परिवार द्वारा, हाउस होल्ड द्वारा, तो परिवार के लोग खर्च करते हैं, उपभोक्ता वस्तुओं पर खर्च करते हैं। आप देखते हैं कि आप घर के अंदर कई तरह का सामान लाते हैं, जैसे अभी आपने ड्यूरेबल गुड्स भी ला सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स भी ला सकते हैं, बिस्किट्स हैं, चिप्स हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का, जैसे कि कंप्यूटर वगैरह है, मतलब कोई भी सामान जो खरीदा जाता है। फिर सरकार खरीदती है वेलफेयर के लिए, जैसे कि बच्चों में, स्कूल में बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है, या आप स्कूल यूनिफॉर्म्स दी जाती हैं, मिलिट्री के को दिया जाता है, उनकी भी यूनिफॉर्म्स हैं, और भी बहुत सारी सुविधाओं के लिए खर्च करती हैं। फिर एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या है? ये मंदिर हैं और गुरुद्वारे हैं, ये जो है ये खर्च करते हैं। तो ये जैसे चैरिटी के लिए या डोनेशंस वगैरह देते हैं, उस पे ये खर्च करते हैं। और अब हम आते हैं निवेश, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको आई से दर्शाते हैं, निवेश, ठीक है। और एक है इन्वेंट्री, पूंजी स्टॉक, इसको के से दिखाते हैं। और चेंज इन स्टॉक, ये चेंज का निशान है, चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में परिवर्तन। तो पहले हम देख रहे हैं स्थिर निवेश, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो ये जो है ये मशीनों और इमारतों पर खर्च किया जाता है, तो इसको निश्चित पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को बताता है, जिसे पूंजी निर्माण भी कहते हैं। ये तो परिभाषा के रूप में दिया है, लेकिन इसका मतलब यह है कि मशीनों और इमारतों पर जो खर्च किया जाता है जिससे कि उत्पादन में वृद्धि होगी। तो और जितना देखिए, जितनी ये पूंजी निर्माण होगा, मतलब हमारे देश में जितने उद्योग बढ़ेंगे उतनी मशीनें लगाई जाएंगी, और जितनी इमारतें मशीनें लगाई जाएंगी, उतना ही ज्यादा उत्पादन बढ़ेगा और देश का विकास होगा, लोगों को नौकरी भी मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पूंजी का स्टॉक, है ना, पूंजी निर्माण, जिसे मैंने बताया कि पूरे देश में जितने भी स्थिर कारक, या इसको कह सकते हैं
कि मशीनें वगैरह लगाई जा रही हैं या फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, तो उससे देश का विकास होता है। और इन्वेंट्री भी होती है। इन्वेंट्री में कच्चा माल जो है और तैयार और अर्ध तैयार माल शामिल है। इसका क्या मतलब है? जैसे एक ईयर का हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 1 अप्रैल को मान लो किसी कंपनी में मान लो कि टीवी बनाने वाली कंपनी है, उसके पास 500 टीवी थे, और ईयर एंड जब हुआ, यानी कि जब अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को खत्म हुआ, तो उसके बाद 100 टीवी बचे थे। और साथ में कुछ अभी तैयार हो रहे थे, और कुछ जो कच्चा माल जो इस्तेमाल होता है, उसमें सामान बीच में इस्तेमाल होता है, वो भी पड़ा है। तो ये तीनों मिलके बनाएगी इन्वेंट्री। एक बार फिर से बताते हैं कि पहले तो जो मैंने बताया कि 1 अप्रैल को हमने गिने कि हमारे पास 400 टीवी थे, और जब 1 साल पूरा हो गया 31 मार्च को, तो हमने देखा कि 100 टीवी बच गए। तो ये इन्वेंट्री। उसके अलावा कुछ ऐसे थे जो अभी बनने की तैयारी में थे, पूरी तरह से बने नहीं हैं, और कुछ माल इन्वेंट जो होगा, जो जिससे कि टीवी बनता है, उस तरह का सामान कुछ बचा होगा। ये सब मिलके बनेगी इन्वेंट्री। और एक और पूंजी स्टॉक हमने कर लिया जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है, और एक वर्ष में पूंजी स्टॉक में परिवर्तन। ये देखिए, ये जो डेल्टा कहते हैं, के से दिखाते हैं। तो ये परिवर्तन क्या है? जैसे मैंने अभी बताया है कि साल के अंत में क्या है, उसको माइनस करेंगे जो साल के शुरू में था। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे पूंजी का स्टॉक में परिवर्तन। और उसके बाद हम कर रहे हैं सकल निवेश, निवल निवेश और मूल्यह्रास। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इस ग्रॉस जहां भी आ जाए बच्चे, ये देखिए ग्रॉस या सकल जहां भी आ जाए, इसका मतलब इसमें डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास शामिल है। और इसको हम दिखाते हैं शुद्ध निवेश प्लस मूल्यह्रास। ये फॉर्मूले में लगता है, आगे भी लगेगा, अभी इसको आगे और बताते हैं। और शुद्ध निवेश जो है उसका उल्टा हो जाएगा सकल निवेश। ये देखिए सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। यानी आपको अगर ग्रॉस से शुद्ध में जाना है, तो इसमें ग्रॉस में क्या है, मूल्यह्रास शामिल है। और नेट निकालना हो तो सकल में से मूल्यह्रास को माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। अब हम जानते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या है या मूल्यह्रास क्या है। तो मूल्यह्रास का मतलब ये है कि जो आप उत्पादक ने मशीनें लगाई हैं, तो ये मशीनें जो हैं जब लंबा समय, जब 1 साल 2 साल 4 साल होते हैं, तो ये घिसने लगती हैं, इनके टूट फूट और मरम्मत पर खर्च होता है। तो ये इस मूल्य को, जो टूट फूट और मरम्मत पे खर्च हुआ है या घिस के उनकी लागत कम हो गई है, उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो उसको मूल्यह्रास कहते हैं। और आकस्मिक क्षति भी हो सकती है। ये तब हो जाता है जब कभी उस फैक्ट्री में या तो आग लग गई है या फ्लड आ गया है ना, या और किसी कारण से, तो उसको पूंजीगत हानि कहते हैं या आकस्मिक हो जाती है अचानक। और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण परिसंपत्तियों के मूल्य में गिरावट। क्या होता है कि जैसे टेक्निक में परिवर्तन हो जाता है, जैसे अभी देखिए, अगर आप पहले थे टाइपराइटर, है ना, अब सबके पास कंप्यूटर आ गया, मोबाइल आ गया, और ये लैपटॉप आ गए, तो उनकी अब उतनी मांग नहीं रही, मतलब उसके कारण उनके मूल्य में फिर गिरावट हो जाएगी, है ना। इसी तरह से आप जैसे लैंडलाइन, पहले फोन बहुत ज्यादा थे, अब उनका उत्पादन वो कम कर देंगे, उनकी उतनी वैल्यू नहीं रहेगी, है ना, उनकी मूल्य में गिरावट आ जाएगी, क्योंकि अब उनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हो गया है। अगर बच्चों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।